हम ठीक है सर, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज की क्लास स्टार्ट करें? बिल्कुल सर, बिल्कुल करते हैं। तो आज जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है क्लबिंग ऑफ इनकम। क्या नाम है? क्लबिंग ऑफ इनकम। क्या समझते हैं आप लोग क्लबिंग ऑफ इनकम से? पता नहीं सर, क्या हुआ है इसका मतलब। क्लबिंग ऑफ इनकम में हम क्या करते हैं? क्लबिंग ऑफ इनकम में हम क्या करते हैं? दूसरे पर्सन की इनकम को एसएससी की इनकम में ऐड कर देते हैं। एसएससी की इनकम में क्यों ऐड करेंगे सर? तो इसको समझने के लिए हम बैकग्राउंड में चलते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, इनकम टैक्स का एग्जांपल लेते हैं। जो हमारा इनकम टैक्स है वो प्रोग्रेसिव नेचर का टैक्स है। हाँ सर, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारी टैक्स लेबिलिटी भी बढ़ती है। तो एसएससी के मान लीजिए स्पाउस है, ठीक है, जिसकी इनकम कम है या नॉन वर्किंग है, तो उसकी इनकम कम होगी या नील होगी। हाँ, तो वो अपना टैक्स बचाने के लिए क्या करता है कि बोलता है कि मैं, मान लीजिए उसको रेंटल की इनकम आ रही है, तो हाउस उसके नाम पर ट्रांसफ़र कर देगा और फिर बोलेगा कि उसका जो भी रेंट है मेरी वाइफ के हैंड में क्लब होएगा। तो उससे क्या है, उसका भी टैक्स उसके ऊपर उसका एसएससी का टैक्स बच गया। ऐसे ही सेम माइनर चाइल्ड के केस में कोई एसेट ट्रांसफर कर देना या इनकम ट्रांसफर कर देना ताकि एसएससी की इनकम कम हो जाए। तो गवर्नमेंट ने देखा, अच्छा ऐसा दिमाग लगा रहे हो, तो इसको जो लूप होल्स थे उसको कवर करने के लिए गवर्नमेंट क्लबिंग ऑफ इनकम लेके आई। क्लबिंग ऑफ इनकम लेके आई। जैसे जैसे लोग करते थे उसको फिर गैप को फिलअप किया जाता था। तो वही आज की क्लास में हम देखेंगे कि जहाँ जहाँ पे एसएससी अपना दिमाग लगाता है कि ये कर दूँ, गवर्नमेंट का अच्छा ये करोगे, लो हम ये प्रोविजन लेके आ गए। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है? ठीक है सर, चलिए। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, assessee is generally taxed in respect of his own income. However, there are certain cases where assessee has to pay in respect of income of another person. मतलब अनदर पर्सन की इनकम assessee की इनकम में क्लब कर देंगे, मर्ज कर देंगे। ठीक है? ठीक। इन द केस ऑफ इंडिविजुअल, इनकम टैक्स इज लेविड ऑन अ स्लैब सिस्टम ऑन द टोटल इनकम। इंडिविजुअल केस में जैसे स्लैब सिस्टम होता है हमारा, द टैक्स सिस्टम इज प्रोग्रेसिव। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारा टैक्स बढ़ता है। एज द इनकम इंक्रीजेज द एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्सेस इंक्रीजेस। जैसे कि 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 2.5 से 5 तक आपका 5% है, 5 से 10 20% है, उसके बाद 10 से ऊपर 30% है। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स रेट बढ़ता है। तो एसएससी क्या करते हैं, अपना दिमाग लगाते रहते हैं कि अगर मैं ये इनकम यहाँ पे डाइवर्ट कर दूँ तो मेरा इतना टैक्स बच जाएगा। ठीक है? तो इन सब चीज़ों को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट क्लबिंग प्रोविजन लेके आई। ठीक है? Some taxpayer in a higher income bracket have a tendency to divert some portion of their income to their spouses, अपनी वाइफ को, माइनर चाइल्ड, अपने छोट जो माइनर चाइल्ड है 18 साल से कम है उनके लिए। ठीक है? क्योंकि माइनर के ऊपर कंट्रोल पेरेंट्स का ही होता है। आज के टाइम पे नहीं है, लेकिन पहले के टाइम पे होता था। मेजर चाइल्ड नहीं लिखा हुआ है, माइनर चाइल्ड है, जो 18 साल से छोटे बच्चे हैं। इटीसी टू मिनिमाइज देयर टैक्सेस बर्डन, ताकि उनका टैक्स कम हो जाए। ओके? ओके सर। In order to prevent such tax avoidance, clubbing provision has been incorporated in the Act, under which income arising to a certain person like spouse, minor child, etc. have been included in the income of person who have diverted his income for the purpose of computing tax liability. तो क्या करते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम में? जो इनकम उसने डाइवर्ट की है वापस हम घुमा के इसी की इनकम में ऐड कर देते हैं उसको। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मिस्टर ए ने अपनी वाइफ के नाम पे कोई डाइवर्ट करी इनकम डाइवर्ट करी। ठीक है? तो क्लबिंग प्रोविजन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इस इनकम को वापस इसी के हैंड में ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा, जो हम इनकम अगर क्लब कर रहे हैं किसी पर्सन की, तो अगर उसके केस में लॉस भी हो रहा है, अगर लॉस भी होएगा तो लॉस भी हम इंक्लूड करके चलेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर लॉस हो रहा है तो हम छोड़ देंगे, सिर्फ इनकम जब होगी तो इनकम क्लब करेंगे, नहीं, अगर लॉस हो रहा है तो लॉस भी इंक्लूड करके चलेंगे। तो इनकम इंक्लूड्स लॉस आल्सो। ओके? ओके सर। तो सबसे पहला केस डिस्कस करते हैं हम लोग। हाँ, हाँ सर। सेक्शन 60
ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। अगर एसएससी कोई इनकम ट्रांसफर करता है, एसएससी कोई इनकम ट्रांसफर करता है विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट, एसेट उसी के नाम पे है लेकिन इनकम ट्रांसफर कर देता है थ्रू एनी लीगल डॉक्यूमेंट या कुछ भी, विदाउट लीगल डॉक्यूमेंट। बोला मान लीजिए मिस्टर ए के पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है, मिस्टर ए के पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है जिससे उसको रेंटल आती है 30,000 रुपये पर मंथ, और ये 30% वाले स्लैब में आता है, मतलब 30% वाले टैक्स रेट ब्रैकेट में आता है। मिस्टर ए की वाइफ है, वो नॉन वर्किंग है, ठीक है, हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ है। तो ये क्या करता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाता है, और लीगल डॉक्यूमेंट बना के बोलता है कि इस हाउस प्रॉपर्टी जो भी इनकम हो रही है, जो भी इनकम हो रही है वो मेरी वाइफ को मिलेगा, ठीक है, मेरी वाइफ को मिलेगा, मतलब इनकम ट्रांसफर कर दी विदाउट ट्रांसफरिंग हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी इसी के नाम पे है लेकिन रेंटल इसने इसके नाम पे ट्रांसफर कर दी, ठीक है। तो इस केस में जो ये इसने रेंटल ट्रांसफर करी है, जो रेंट मिलेगा हाउस प्रॉपर्टी से, वो मिस्टर ए के हैंड में ही क्लब हो जाएगा, मिस्टर ए के हैंड में ही क्लब हो जाएगा। तो ये कौन सा सेक्शन बोलता है, सेक्शन 60, ठीक है। इफ एनी पर्सन ट्रांसफर द इनकम फ्रॉम एनी एसेट विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट, एसेट ट्रांसफर नहीं किया लेकिन उससे जो होने वाली इनकम है उसको ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, एसेट अपने नाम पे ही रखा लेकिन उससे जो इनकम हो रही है वो ट्रांसफर कर दिया, तो उस केस में सच इनकम इज टू बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ ट्रांसफरर। ट्रांसफरर कौन होता है, जो जो ट्रांसफर करता है। तो इस केस में ट्रांसफरर कौन होएगा, मिस्टर ए ट्रांसफरर होगा, जिसके पास से कोई चीज जा रही है उसको बोलते हैं ट्रांसफरर, और जिसको मिल रही है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफरी। तो उस केस में क्या करेंगे, इनकम वापस ट्रांसफरर के हैंड में ऐड कर देंगे। ओके, ओके सर। जैसे एग्जांपल, मिस्टर ए confirms the right to receive rent in respect of his house property to his wife Mrs. A। जैसे इस एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि मिस्टर ए ने अपनी वाइफ को जो रेंटल मिल रही थी हाउस प्रॉपर्टी को वो ट्रांसफर कर दिया, तो वापस ये रेंटल इसी के हैंड में टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करी लेकिन इनकम ट्रांसफर कर दी, ठीक है। ओके सर, चलिए इस पे एक एग्जांपल है, एग्जांपल देखते हैं। Example 1. Mr. Vatsal has transferred through a duly registered document the income arising from a godown to his son without transferring the godown, in whose hand the rental income from godown will be charged. मिस्टर वत्सल हैं, उन्होंने अपने बेटे को, इनके पास एक क्या था, गोडाउन था, गोडाउन से इनको क्या मिल रहा था, इनकम हो रही थी। तो मिस्टर वत्सल ने क्या किया, इनकम ट्रांसफर कर दी कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से, ठीक है, डॉक्यूमेंट के थ्रू, कि इनकम मुझे ना मिलके मेरे बेटे को मिलनी चाहिए, लेकिन गोडाउन इसी के नाम पे है। एसेट ट्रांसफर नहीं किया लेकिन एसेट से होने वाली इनकम अपने बेटे के नाम पे ट्रांसफर कर दी। तो इस केस में क्या होगा, जो इनकम ट्रांसफर करी है वापस इसी के हैंड में क्लब कर देंगे, ठीक है, इसी के हैंड में वापस इनकम क्लब कर देंगे। कौन सा सेक्शन बोलता है, सेक्शन 60 बोलता है, जहां पे इनकम ट्रांसफर कर रहे हैं विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ एसेट। ओके, ओके सर, चलिए अब आगे चलते हैं। हाँ सर। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 61। वो क्या बोलता है, इनकम अराइजिंग फ्रॉम रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट।
रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट। रिवोकेबल ऑफ ट्रांसफर ऑफ एसेट मतलब क्या है? इस केस में जो ट्रांसफर है उसके पास राइट होता है कि वो कभी भी इसको रिवोक कर दे। ठीक है, मान लीजिए मिस्टर ए ने कोई एसेट ट्रांसफर किया मिस्टर बी को, कोई एसेट ट्रांसफर किया मिस्टर बी को, ठीक है, और इस एसेट से कोई इनकम हो रही है, लेकिन जो एसेट ट्रांसफर किया है वो रिवोकेबल है। क्या है? रिवोकेबल है। रिवोकेबल मतलब मिस्टर ए के पास राइट है, इसके पास राइट है कि ये कभी भी इसको कैंसिल कर सकता है, कभी भी कैंसिल कर सकता है, इसके पास राइट है। ठीक है, तो एसेट ट्रांसफर कर दिया और इस एसेट की इनकम, बोला कि जो इनकम होगी वो मिस्टर बी के हैंड में टैक्सेबल होनी चाहिए, बट रिवोकेबल है। तो बेसिकली क्या कर रहा है ये? एसेट ट्रांसफर कर दिया, लेकिन कंट्रोल इसी के पास है, कभी भी इसको कैंसिल कर सकता है। मिस्टर बी से ये सारा ले लेगा, बदले में उसको थोड़ा बहुत उसका चार्जेज या कमीशन जो भी है, थोड़ी बहुत इनकम इसको दे देगा। क्या बेसिकली करना क्या चाह रहा है ये? अपनी इनकम छुपाने की कोशिश कर रहा है, अपनी इनकम को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो सेक्शन 61 बोलता है, तो इस केस में जो इस एसेट से इनकम होगी, इस एसेट से इनकम होगी, वो मिस्टर ए के हैंड में क्लब हो जाएगी। ठीक है, ठीक है सर। All income arising to any person by virtue of revocable transfer of a asset is to be included in a total income of transferor। ठीक है, जो एसेट ट्रांसफर कर रहा है उसी की हैंड में उस रिवोकेबल एसेट से, ठीक है, रिवोकेबल एसेट से जो भी इनकम हो रही है उसी के हैंड में टैक्सेबल कर देंगे, जो ट्रांसफरर है। ठीक है, ठीक है सर। बेसिकली क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये इनकम को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। मिस्टर ए क्या करेगा? अब इसको इनकम मिल रही है, हाँ, इसमें से मान लीजिए 95% इनकम वापस ही इसको चली जाती है, 5% ये रख लेता है। अब टैक्स तो ये दे रहा है, मान लीजिए इसका टैक्स स्लैब 0 है या 5% में आता है, तो क्या हो रहा है? टैक्स की चोरी कर रहे हैं ये लोग। तो इसको लूप होल जो है इसको कवर करने के लिए ये प्रोविजन लेके आए। ठीक है, रिवोकेबल का मतलब समझ गए? जहाँ पे ट्रांसफर के पास राइट है कैंसिल करने का, कभी भी रिवोक कर सकता है, कि ये रिवोक करके अपना एसेट कभी भी वापस ले सकता है। ओके, ओके सर। मीनिंग ऑफ रिवोकेबल ट्रांसफर, इसकी मीनिंग भी दे रखी है सेक्शन 63 में, देखते हैं एक बार क्या है। ट्रांसफर इज डीम टू बी रिवोकेबल इफ इट कंटेन एनी प्रोविजन फॉर अ रीट्रांसफर, मतलब वापस लेने का, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ऑफ द वोल और एनी पार्ट ऑफ इनकम और एसेट ऑफ अ ट्रांसफर। अगर जो रिवोकेबल ट्रांसफर है उसमें थोड़ा सा भी अगर राइट है, थोड़ा सा भी प्रोविजन है वापस जाने का एसेट या उसकी इनकम वापस जाने का पूरा या पार्ट ऑफ, तो उसको हम रिवोकेबल मानते हैं। ओके, ओके सर। इट गिव इन एनी वे द ट्रांसफरर अ राइट टू रीअज्यूम पावर, या फिर ट्रांसफरर को राइट देता है कि उस रीअज्यूम पावर कर, कि मतलब पावर है कभी भी कैंसिल कर दे इसको, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ओवर द वोल और एनी पार्ट ऑफ इनकम और एसेट। किसी भी प्रकार का इस एसेट के ऊपर अगर कोई पावर देता है, ठीक है, तो हम मान लेंगे वो रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट है। ओके, ओके सर। चलिए अब आगे चलते हैं। लेकिन जो हमने अभी सेक्शन डिस्कस किया, सेक्शन 61, इसका एक्सेप्शन भी है। अच्छा सर, हाँ, तो डिस्कस करते हैं किस केसेस में, किन सिचुएशंस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। जहाँ पे हम एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो ट्रांसफरी के हेड में ही ऐड होएगा। ठीक है, कौन से केसेस हैं? ओके, ओके सर। Section 61 will not apply to any income arising to any person if there is a transfer by way of trust which is not revocable during the lifetime of beneficiary। ये क्या है सर? चलिए एग्जांपल से समझते हैं। मिस्टर ए हैं, इन्होंने एक ट्रस्ट बनाया, ठीक है, ट्रस्ट बना के इसमें एसेट ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, एसेट ट्रांसफर करके बोल दिया कि इस एसेट से जो भी इनकम होगी वो मिस्टर बी को मिलेगी टिल हिज डेथ।
ठीक है। मिस्टर ए ने क्या किया, एक ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट में एसेट ट्रांसफर किया और बोला कि जब तक मिस्टर बी जिंदा रहेगा तब तक इस एसेट से जो भी बेनिफिट होगा वो सब मिस्टर बी को मिलेगा। तो इस केस में जब तक मिस्टर बी जिंदा रहेगा, ठीक है, जब तक मिस्टर बी जिंदा रहेगा, इससे जो भी इनकम होगी, जो भी बेनिफिट होंगे, इसके हैंड में क्लब होंगे, इसके हैंड में ऐड होंगे। अगर इन केस मिस्टर बी की डेथ हो जाती है, देन ये एसेट वापस से मिस्टर ए के पास चला जाएगा और उसके बाद इससे इनकम होगी वो मिस्टर ए के हैंड में ऐड होगी। ओके, ओके सर। एग्जाम्पल है इसका, मिस्टर राजेश ट्रांसफर हिज हाउस प्रॉपर्टी टू अ ट्रस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ मिस्टर रमेश, ठीक है, टिल हिज डेथ। दिस इज अ सिचुएशन ऑफ इररिवोकेबल ट्रांसफर। मिस्टर ए के पास यहाँ पे राइट नहीं है, जब तक ये जिंदा है तब तक इसके पास राइट नहीं है कि एसेट वापस आ जाए इसके पास, ठीक है। तो ये एक तरह का इररिवोकेबल ट्रांसफर है, इसके पास एसेट पे कोई राइट नहीं रहेगा जब तक ये जिंदा रहेगा, ठीक है, till the death of Mr. Ramesh. Hence, till then, the income of house property would be taxable in the hand of transferee. जैसे कि इस केस में मिस्टर बी के हैंड में जब तक ये जिंदा रहेगा तब तक इस एसेट से जो भी इनकम होगी सब इसके हैंड में टैक्सेबल होगी। इन केस अगर इसकी डेथ हो जाती है तो एसेट वापस इसके पास आ जाएगा और उससे जो भी इनकम होगी मिस्टर ए के हैंड में ऐड होगी। ओके, ओके सर। सेकंड केस है any other transfer which is not revocable during the lifetime of transferee। और दूसरा केस है जहां पे ट्रांसफर ने कोई एसेट ट्रांसफर करी है और जब तक वो ट्रांसफरी जिंदा है तब तक वो एसेट वापस इसको नहीं मिल सकती, ठीक है। पहला तो केस हो गया कि ट्रस्ट बना के ट्रांसफर किया। दूसरा, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कोई एसेट ट्रांसफर कर दी, ठीक है, और ये एसेट वापस नहीं आ सकती, वापस नहीं आ सकती, ठीक है, वापस नहीं आ सकती। कब तक? जब तक ये अलाइव रहेगा, जब तक ये अलाइव रहेगा। तो इस केस में इस एसेट से जो भी इनकम होगी वो इसी के हैंड में ऐड होगी, प्रोवाइडेड इस एसेट से इसको कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फायदा ना हो। ओके, ओके सर। एनी अदर ट्रांसफर विच इज नॉट रिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ट्रांसफरी, जिसके पास एसेट जा रहा है ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, जब तक ये जिंदा रहेगा तब तक वो एसेट इसी की रहेगी। तो इन दोनों केसेस में जो इनकम होगी एसेट से वो ट्रांसफरी के हैंड में ही ऐड होके चलेगी। ओके, ओके सर। चलिए अब आगे चलते हैं। इनकम बाय वे ऑफ रेमुनेशन फ्रॉम अ कंसर्न इन विच इंडिविजुअल हैज अ सबस्टेंशियल इंटरेस्ट। ये क्या है सर? ये क्या है सर? मान लीजिए, एग्जाम्पल से समझते हैं। हस्बैंड का कोई बिजनेस है, ठीक है, हाँ सर। तो वो क्या करता है, अपनी वाइफ को भी मैनेजर बना देता है उसमें। वाइफ के पास कोई टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, नाम का बना दिया और उसको मंथली सैलरी दे रहा है, मंथली सैलरी दे रहा है। अब इससे इसको क्या फ़ायदा हो रहा है? इसका एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ जाएगा। और जो वाइफ को सैलरी दे रहा है, ठीक है, पैसा कहाँ आ रहा है? वो तो घर पे ही आ रहा है आपका, ठीक है। मान लीजिए मिस्टर ए है, ये PNL है, मान लीजिए कोई बिजनेस है, तो अपनी वाइफ को सैलरी दे रहा है उसमें, वाइफ भी उसी में ही मैनेजर बना के रखा है उसने। तो मान लीजिए पूरे साल में इसने 2 लाख की सैलरी दी वाइफ को। अब क्या हो रहा है, इम्पैक्ट देखते पहले। वाइफ के हैंड में 2 लाख सैलरी आ गई इधर, और इसका नेट प्रॉफिट कम हो गया 2 लाख से। और ये जो पैसा है 2 लाख, बेसिकली क्या है, घर पे ही तो आ रहा है, इसके घर पे ही तो आएगा। हस्बैंड वाइफ अलग अलग थोड़ी है। हाँ सर। तो यहाँ पे क्या कोशिश कर रहा है, ये अपना प्रॉफिट कम करने की कोशिश कर रहा है, अपनी इनकम डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो तो
इनकम टैक्स ने बोला अच्छा ऐसा कर रहे हो, अभी बताते हैं तुमको। तो इसमें क्या बोला गया है, चलिए देखते हैं। Section 64(1). In computing the total income of any individual, all such income which arises directly or indirectly to the spouse, spouse का मतलब husband के लिए wife, wife के लिए husband, of such individual by way of salary, commission, fees or any other form of remuneration, whether in case or in kind, from a concern in which such individual have a substantial interest shall be included। ठीक है, कहने का मतलब कोई भी कंसर्न है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंडिविजुअल का सबेंशियल इंटरेस्ट है। सबेंशियल इंटरेस्ट मतलब कंपनी के केस में 20% या उससे ज़्यादा का इक्विटी शेयर होल्डिंग है, और अदर कंसर्न के केस में 20% या उससे ज़्यादा का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो हम बोलेंगे उसका उस कंसर्न में सबेंशियल इंटरेस्ट है। और ऐसी कंसर्न में, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में उसकी वाइफ भी है, उसकी वाइफ भी है जिसको कोई सैलरी, कमीशन, फीस कुछ भी मिल रहा हो उस ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो इनकम वापस उसी इंडिविजुअल एसएससी के हैंड में क्लब कर देंगे, ठीक है, ठीक है सर। ये सबेंशियल इंटरेस्ट का मतलब दे रखा है। ओके, ओके सर। वेयर द कंसर्न इज अ कंपनी, जहाँ पे कंपनी जो कंसर्न है जिसमें एसएससी की ओनरशिप है, क्या है, अगर कंपनी है, सबेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या है, इफ इक्विटी शेयर carrying 20% or more of voting power are beneficially owned by such person, partly by one or more of his relative at any time during the previous year। अगर 20% या उससे ज़्यादा की शेयर होल्डिंग है उस इंडिविजुअल के पास, या उस इंडिविजुअल या घर के किसी रिलेटिव के पास है, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, किसी भी टाइम पे 20% या उससे ज़्यादा की शेयर होल्डिंग, तो बोलेंगे उसका कॉन्सर्न में क्या है, सबेंशियल इंटरेस्ट है। और इन अदर केसेस 20% और मोर की प्रॉफिट देखेंगे। रिलेटिव का क्या मतलब है, रिलेटिव का मतलब है हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर एंड सिस्टर, और एनी लाइनर असेंट और डिसेंट ऑफ दैट इंडिविजुअल, माता पिता बच्चे, ठीक है, ओके सर। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर इंडिविजुअल का सबेंशियल इंटरेस्ट है और उसकी वाइफ या हस्बैंड, स्पाउस उसी ऑर्गेनाइजेशन में है, काम कर रहा है, तो उसको कोई भी सैलरी, कमीशन, बोनस जो भी मिलेगा वापस इंडिविजुअल के हैंड में ऐड कर देंगे, एसएससी के हैंड में ऐड कर देंगे। हाउएवर मान लीजिए जो उसकी वाइफ है वो टेक्निकली क्वालिफाइड है, मान लीजिए मैनेजर है और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या उसके पास एक्सपीरियंस है काम का, तो उस केस में क्या होना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए सर। अगर वो टेक्निकली क्वालिफाइड है, प्रोफेशनली क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस है उसके वाइफ को, तो उस केस में इनकम इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है, ठीक है सर। However, clubbing provision does not apply where spouse possesses technical professional qualification and the income of spouse is solely attributable to the application of her technical professional knowledge or experience। ठीक है, मान लीजिए मिस्टर ए का कोई बिजनेस है, ठीक है, ठीक है सर, और सारी सारी शेयर होल्डिंग इसी के पास है, सोल प्रोप्राइटरशिप है। अब इसकी वाइफ भी, इसने अपनी वाइफ को भी इसमें एज अ मैनेजर अपॉइंट कर रखा है, और इसकी वाइफ सीए है मान लीजिए, ठीक है, हाँ सर, ये इसको 1 लाख रुपए पर मंथ सैलरी देता है, सैलरी देता है 1 लाख पर मंथ। तो क्या आप इसको 1 लाख को क्वेश्चन कर पाओगे, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं कर पाएंगे सर, क्योंकि टेक्निकली क्वालिफाइड है, ठीक है, तो हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इस केस में क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा, क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ वही अप्लाई होगा जहां पे वाइफ के पास कोई टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है। ओके, ओके सर। उसके बाद
उसके बाद where both or husband or wife have a substantial interest in a concern and both are receipt of income by way of salary etc from the said concern, such income will be included in the hand of that spouse whose total income excluding such income is higher. कई बार क्या होता है, मान लीजिए कोई बिजनेस है, उसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों का ही दोनों का ही सबंशियल इंटरेस्ट है. मान लीजिए 50% प्रॉफिट इसका है, 50% प्रॉफिट इसका है. ठीक है, दोनों का 50-50% प्रॉफिट शेयरिंग होती है, तो दोनों का सबंशियल इंटरेस्ट आ गया. हाँ सर. तो इस केस में और दोनों को इनकम मिल रही है इस बिजनेस से, दोनों को इनकम मिल रही है इन फॉर्म ऑफ सैलरी कमीशन जो भी हो. तो बोला गया है ये इनकम उस उसके हैंड में ऐड होगी जिसकी इनकम ज़्यादा होगी इस इनकम को छोड़ के. अदर इनकम जिसकी ज़्यादा होगी, अगर हस्बैंड की अदर इनकम ज़्यादा है तो उसके हैंड में ऐड होगी, वाइफ की ज़्यादा है तो वाइफ के हैंड में ऐड होगी. ठीक है, इस इनकम को छोड़ के, इस बिजनेस से जो इनकम हो रही है उसको किसके हैंड में ऐड करेंगे, जिसकी इस इनकम को छोड़ के इनकम ज़्यादा हो रही है. अगर हस्बैंड की ज़्यादा है तो हस्बैंड के हैंड में करेंगे, वाइफ की ज़्यादा है तो वाइफ के हैंड में करके चलेंगे. ओके. ओके सर. Where any such income is once included in the total income of either spouse, income arising in succeeding year shall not be included in total income of other spouse unless assessing officer is satisfied after giving that spouse an opportunity of being heard that is necessary to do so. एक बार जिसके हैंड में क्लब हो गई, ठीक है, तो अगले साल नेक्स्ट ईयर में भी उसी के हैंड में क्लब करके चलेंगे. ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक साल वाइफ के में कर दिया, एक साथ अगले साल फिर हस्बैंड के नहीं. जिस एसएससी के हैंड में एक बार ऐड हो गया जिस स्पाउस के, आने वाले सालों में भी उसी के हैंड में ऐड करते चलेंगे जब तक कि असेस जो इनकम टैक्स ऑफिसर है उसको लगता नहीं है कि दूसरे के हैंड में ऐड करना चाहिए. ठीक है, तो तब तक जिसके हैंड में ऐड होता आ रहा है उसी के हैंड में ऐड करते चलेंगे. ओके. ओके सर. चलिए अब इसके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं. हाँ सर, क्वेश्चन देख लेते हैं. तो समझ में आया ये वाला. अगर इंडिविजुअल की कोई कंसर्न है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें उसकी वाइफ भी काम करती है और वाइफ के पास अगर कोई प्रोफेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है, तो इसको जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन से जो भी मिलेगा, कमीशन, सैलरी, बोनस जो भी मिलेगा, वो सब इंडिविजुअल के हैंड में क्लब कर देंगे. लेकिन अगर ये प्रोफेशनली क्वालिफाइड है या टेक्निकली क्वालिफाइड है तो उस केस में जो इनकम मिलेगी इसी के हैंड में टैक्सेबल होगी, उसको क्लब नहीं करेंगे हम लोग. ओके. ओके सर. और अगर कोई ऐसी कंसर्न है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें दोनों का ही सबंशियल इंटरेस्ट है दोनों का ही, मान लीजिए 50% शेयर प्रॉफिट शेयरिंग इसके पास है, 50% प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इसके पास है, तो इस केस में दोनों का ही सबंशियल इंटरेस्ट है ऑर्गेनाइजेशन में. हाँ सर. तो उस केस में इस ऑर्गेनाइजेशन जो भी मिलेगा, इनको कोई भी जो भी इनकम मिलेगी वो उस के हैंड में ऐड होगी जिसकी इनकम इस इनकम को जो कि इस बिजनेस से मिल रही है उसको छोड़ के ज़्यादा होगी. अगर हस्बैंड की ज़्यादा है अदर इनकम तो उसके में ऐड करेंगे, वाइफ की है तो वाइफ के हैंड में ऐड करेंगे. ओके. ओके सर. चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं. एग्जाम्पल 2. मिस्टर ए होल्ड शेयर कैरिंग 25% of voting power in X Private Limited. Mrs. A is working as a computer software programmer in X Private Limited at a salary of 30,000 per month. She is, however, not qualified for a job. The other income of Mr. A and Mrs. A are 7 lakh and 4 lakh respectively. Compute the gross total income of Mrs. A and Mr. A for AY 24-25. मिस्टर ए के पास 25% इक्विटी शेयर है एक्स प्राइवेट लिमिटेड के. चलिए एग्जांपल से समझते हैं. एक्स प्राइवेट लिमिटेड है, मिस्टर ए के पास इसके 25%
इक्विटी शेयर हैं। ठीक है, ठीक है सर। और इसकी जो वाइफ है मिसिज ए, वो भी इसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है एज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर। ठीक है, उसको 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलती है। ठीक है, लेकिन जो मिसिज ए है वो क्वालिफाइड नहीं है, जॉब के लिए क्वालिफाइड नहीं है, उसके पास ना टेक्निकल क्वालिफिकेशन है ना ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, कुछ नहीं है। तो ये 30,000 जो सैलरी मिल रही है पर मंथ, ये किसके हैंड में क्लब होगी सर? मिस्टर ए के हैंड में क्लब होगी। ठीक है, ठीक है। अगर ये टेक्निकली क्वालिफाइड होती तो फिर इसी के हैंड में ऐड होती। तो इनकम कैलकुलेट करें? हाँ सर, इनकम कैलकुलेट करते हैं, चलिए। क्वेश्चन में दोनों ही चीज़ें लिखी हुई हैं। इस क्वेश्चन में अगर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें पूछा है कि अगर ये टेक्निकली क्वालिफाइड होती तो फिर क्या होता। दोनों ही क्वेश्चन के आंसर देते हैं हम लोग। पहला, वाइफ इज नॉट क्वालिफाइड, क्वालिफाइड फॉर जॉब, जॉब के लिए क्वालिफाइड नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? पार्टिकुलर्स मिस्टर ए मिसेस ए। अदर इनकम कितनी है सर? इसकी 7 लाख है और उसकी वाइफ की 4 लाख है, प्लस सैलरी कितनी है? 30 × 12, और लेस कर देंगे इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की। सैलरी के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, हाँ सर। तो कितना हो जाएगा ये? 310, 360 माइनस 50। ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 ऑफ इनकम टैक्स, 3,10,000। कितना हो गया? 10,10,000 और ये 4 लाख। पहला केस जहाँ पे वो क्वालिफाइड नहीं है। अब देखते हैं अगर वो क्वालिफाइड होती। वाइफ इज क्वालिफाइड फॉर जॉब, अगर उसके पास प्रोफेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन होती तो उस केस में क्या होता? पार्टिकुलर्स मिस्टर ए मिसेस ए। अदर इनकम 7 लाख, 4 लाख। ऐड सैलरी, सैलरी किसके हैंड में ऐड होगी अगर ये क्वालिफाइड है तो? सर मिसिज ए के हैंड में ही ऐड होगी। तो 30,000 इंटू 12 माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000, 3,10,000। तो ये हो गई हमारी 7 लाख मिस्टर ए की इनकम और 7,10,000 उसकी वाइफ की इनकम। ओके, ओके सर, चलिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 4। मिस्टर बी होल्ड्स शेयर कैरिंग 30% वोटिंग पावर इन Y Private Limited. Mrs. B is working as an accountant in Y Private Limited, getting income under the head salary computed 3,44,000 without any qualification in accountancy. Mr. B also received 30,000 as an interest on a security. Mrs. B own a house property which he has let out. Rent received from a tenant is 6,000 per month. Compute gross total income of Mr. B and Mrs. B for AY
2425। मिस्टर बी के पास वाई प्राइवेट लिमिटेड के 30% वोटिंग पावर वाले शेयर है। मिसिस बी उसमें काम करती है और वो क्वालिफाइड नहीं है जॉब के लिए। ठीक है, उसकी सैलरी पूरे साल की कंप्यूट करके दे रखी है 3,44,000 रुपये। ठीक है, मिस्टर बी को इंटरेस्ट मिलता है कहीं सिक्योरिटी वगैरह का 30,000 रुपये। मिसिस बी के पास एक हाउस प्रॉपर्टी है जिसको उसने लेट आउट कर रखा है और उससे उसको 6,000 रुपये किराया मिलता है हर हर महीने। कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिसिस मिस्टर बी एंड मिसिस बी फॉर AY 2425। तो करें कंप्यूट? हाँ सर, कंप्यूट करते हैं। 4 पार्टिकुलर मिस्टर बी और मिसिस बी। सैलरी अभी देखते हैं इसका। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 30,000। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी है सर? 6,000। 6,000 इंटू 12 माइनस 30%। 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन की माइनस करेंगे तो कितना हो गया ये आपका? 72,000। 72,000 माइनस 30%, ये ऐड हो जाएगा आपके इसके हैंड में। ठीक है, ठीक है सर। और सैलरी किसके हैंड में ऐड होगी? जो 3,44,000 की सैलरी मिल रही है वो मिस्टर बी के हैंड में ऐड हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका 3,74,000 और ये हो गया 50,400। और अगर मिसिस बी अगर क्वालिफाइड होती तो उस केस में क्या होता? तो ये सैलरी मिसिस बी के हैंड में ऐड होती, क्योंकि वो टेक्निकली प्रोफेशनली क्वालिफाइड नहीं है, इसीलिए ये इनकम मिस्टर बी के हैंड में ऐड किया गया है। ओके, ओके सर, चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए जी, अब अगला प्रोविजन डिस्कस करते हैं। हाँ सर, अगला प्रोविजन डिस्कस करते हैं। इनकम अराइजिंग टू अ स्पाउस फ्रॉम एन एसेट ट्रांसफर विदाउट एडक्वेट कंसिडरेशन। अगर किसी पर्सन ने, किसी इंडिविजुअल ने अपनी स्पाउस को कोई एसेट ट्रांसफर किया है विदाउट एडक्वेट कंसिडरेशन, विदाउट एडक्वेट कंसिडरेशन, तो उस एसेट से जो भी इनकम होगी वो इंडिविजुअल के हैंड में क्लब कर दी जाएगी। ठीक है, ठीक है सर। ट्रांसफर ऑफ एसेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के, एसेट में हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के, क्यों? इसको अभी डिस्कस करेंगे क्यों छोड़ा है हमने। Where there is a transfer of an asset other than house property directly or indirectly from one spouse to another without adequate consideration or otherwise than a connection with a agreement to leave apart. Agreement to leave apart क्या होता है? डिवोर्स, जहाँ पे डिवोर्स हो गया है। ठीक है, जहाँ पे डिवोर्स हो गया है उस केसेस को छोड़ के, जहाँ पे डिवोर्स होता है वहाँ पे तो आपको कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा स्पाउस को। ठीक है, तो वो वाला केसेस छोड़ के, जहाँ पे डिवोर्स के अंदर आप कुछ दे रहे हो डिवोर्स की वजह से, उन केसेस को छोड़ के। एनी इनकम अराइजिंग टू अ ट्रांसफरी स्पाउस फ्रॉम अ ट्रांसफर रेट है आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शैल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ ट्रांसफर स्पाउस। ठीक है, तो कोई भी एसेट ट्रांसफर करी है इंडिविजुअल ने अपने स्पाउस को, और उस एसेट से कोई इनकम हो रही है, तो वो
इंडिविजुअल के हैंड में ऐड होगी अगर वो जो ट्रांसफर ऑफ एसेट है वो विदाउट एडक्वेट कंसिडरेशन है, जो उसका कंसिडरेशन बनना चाहिए उस पर ना करके विदाउट एडक्वेट कंसिडरेशन भी किया है। ठीक है, तो उस केस में उस एसेट जो भी इनकम होगी वापस ट्रांसफरर के हैंड में एडबैक कर दी जाएगी। ठीक है, लेकिन एसेट में हाउस प्रॉपर्टी इंक्लूड नहीं है। क्यों? क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी जब हमने पढ़ी थी, वहां पे भी एक सिमिलर इसी टाइप का ही सेक्शन आया था 27, डीम्ड ओनरशिप का। कुछ याद आया? हाँ सर। तो हाउस प्रॉपर्टी में तो बोलते ही हैं कि जहाँ पे स्पाउस ने एक स्पाउस ने दूसरे स्पाउस को कोई एसेट ट्रांसफर करी, कोई हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी विदाउट एडक्वेट कंसिडरेशन, तो जो ट्रांसफरर है उसको ही हम डीम्ड ओनर मान लेते हैं, जो ट्रांसफरर है उसी को हम डीम्ड ओनर मान लेते हैं। तो हाउस प्रॉपर्टी के केस में यहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन 27 वाला जो प्रोविजन है वो लग के चलेगा। ठीक है, डीम्ड ओनर वाला। तो डीम्ड ओनर ये बनेगा तो इसी के हैंड में रेंटल इनकम टैक्सेबल होगी। ठीक है, तो हाउस प्रॉपर्टी के अलावा जितने एसेट्स हैं उनके ऊपर ये 64 वाले प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी के केस में सेक्शन 27 अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाला एप्लीकेबल होगा। डीम्ड ओनर, अब जब डीम्ड ओनर बन गया है तो क्लबिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल ही नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, अदर देन हाउस प्रॉपर्टी वाले एसेट है तो उसके ऊपर क्लबिंग वाले प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। ओके, ओके सर। Transfer of house property. In case of transfer of house property, the provision of contained in section 27. If the individual transfer a house property to his spouse without adequate consideration or otherwise then a connection with a agreement to live apart, डिवोर्स हो गया है उस वाले कंडीशन को छोड़ के, द ट्रांसफर shall be deemed to be the owner of house property and its annual value be taxed in his hand. ठीक है, तो जो ट्रांसफरर है वो क्या बन जाएगा? डीम्ड ओनर बन जाएगा। ठीक है, तो उस केस में हाउस प्रॉपर्टी केस में क्लबिंग वाला प्रोविजन आएगा नहीं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में बोलता है, मान लीजिए मिस्टर ए ने कोई एसेट ट्रांसफर करी अपनी स्पाउस को विदाउट, वाइफ है, ठीक है, मिसेस बी वाइफ है इसकी, मिस्टर ए की, विदाउट एडुक्वेट कंसिडरेशन कोई एसेट ट्रांसफर करी। ठीक है, ठीक है सर। तो उसकी जो इनकम हो रही है, उस एसेट से जो भी इनकम हो रही है वो इसके हैंड में क्लब हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है? नहीं सर। मिसिस बी क्या करती है? इस इनकम को इन्वेस्ट कर देती है कहीं, मान लीजिए एफडी करा देती है, तो एफडी पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो क्या ये इंटरेस्ट भी इसके हैंड में क्लब होगा? तो इसके लिए बोला गया नहीं, इंटरेस्ट मिसिस बी के हैंड में ही टैक्सेबल होगा। जो इंटरेस्ट होगा मिसिस बी की इनकम बनेगा। ठीक है, सिर्फ वही इनकम बनेगी, क्लब होगी जो कि उस एसेट से रिलेटेड है। ठीक है, जो उस एसेट से रिलेटेड है। इनकम फॉर एक्रिएशन ऑफ ट्रांसफर्ड एसेट, it may be noted that any income from a creation of transferred asset is not to be clubbed with the income of transferor. The income arising on a transferred asset alone have to be clubbed. Income earned by investing such income arising from transferred asset can't be clubbed. जैसे कि इस केस में था। ठीक है, ठीक है सर। Meaning of adequate consideration. It may be noted that natural love and affection don't consist adequate consideration. Therefore, where the asset is transferred without adequate consideration, the income from such asset will be clubbed in the hand of transferor. Adequate consideration में लव, नेचुरल लव एंड अफेक्शन नहीं आता। हस्बैंड ने वाइफ को हाउस प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी क्योंकि मुझे लव एंड अफेक्शन था वाइफ से, मैं बहुत प्यार करता हूँ, तो लॉ में बोला गया है कि हम इसको एडक्वेट कंसिडरेशन नहीं मानते। नेचुरल लव एंड अफेक्शन को क्या नहीं मानते? एडक्वेट कंसिडरेशन नहीं मानते। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद एक और केस आता है, क्या सर? ट्रांसफर्ड एसेट इन्वेस्टेड इन अ
बिजनेस। ये क्या है पहले पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं। ओके ओके सर। Where the asset transferred directly or indirectly by an individual to his wife are invested by the transferee in the business, proportionate income arising to the transferee from such investment is to be included in the total income of transferor. If the investment is a nature of contribution of a capital, proportionate interest receivable by the transferee from the firm will be clubbed in the hand of transferor. Such proportion has to be computed by taking into the account of value of her aforesaid investment as on the first date of previous year of the total investment in a business by way of capital contribution in a firm as a partner as the case may be by the transferee as on that day. ये क्या है सर? मान लीजिए हस्बैंड का कोई बिजनेस है, ठीक है, हस्बैंड का कोई बिजनेस है, तो उसने अपना कैपिटल लगा रखा होगा उसमें। हाँ सर। तो उसकी वाइफ क्या करती है, उसको कोई कैश देती है, क्या करती है, कैश देती है, और कैश क्या करता है वो उठा के बिजनेस में लगा देता है, कैश उठा के बिजनेस में लगा देता है। तो बोला गया है कि अगर कोई एसेट ट्रांसफर किया गया है स्पाउस को और वो उसको बिजनेस में लगा देता है या लगा देती है, तो उस बिजनेस से अगर जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम प्रपोर्शनेटली करके निकालेंगे, जितना जितना इन्वेस्टमेंट दोनों का है, जितना हस्बैंड का है जितना वाइफ का है, दोनों का प्रपोर्शनेट करके प्रॉफिट जितना प्रॉफिट उस कैपिटल से रिलेटेड है, उस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो कि वाइफ ने दिया है या हस्बैंड ने दिया है, वो उतनी इनकम उसके हैंड में क्लब कर देंगे, उतनी इनकम उसके हैंड में क्लब कर देंगे। ठीक है, ठीक है सर। और इन्वेस्टमेंट कब देखेंगे? फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल देखेंगे, जो ईयर का फर्स्ट डे होगा अप्रैल का, उस दिन देखेंगे। ठीक है, चलिए तो इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से और जल्दी समझ में आएगा और क्लियर होएगा हमें। ओके ओके सर, चलिए। एग्जाम्पल फिफ्थ, मिस्टर वैभव स्टार्टेड अ प्रोप्राइटरी बिजनेस एज ऑन 1 अप्रैल 2022। 1 अप्रैल 2022 को मिस्टर वैभव ने एक प्रोप्राइटरी बिजनेस स्टार्ट किया विथ अ कैपिटल ऑफ 5 लाख, जिसमें उसने 5 लाख कैपिटल लगाया। ही इनकर्ड द लॉस ऑफ ₹2 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 में उसको 2 लाख का लॉस हो गया। To overcome the financial position, his wife, Mrs. Westonary, a software engineer, gave a gift of ₹5 लाख। तो उसकी वाइफ ने क्या किया, 5 लाख का गिफ्ट दे दिया ऑन 1 अप्रैल 2023। 1 अप्रैल 2023 को 5 लाख का गिफ्ट दे दिया उसको, विच वॉज इमीजिएटली इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाई मिस्टर वैभव। तो मिस्टर वैभव ने क्या किया, 5 लाख को इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस में। He earned a profit of ₹4 lakh during the year 23-24. Compute the amount to be clubbed in the hand of Mrs. Vaishnavi and for AY24. If Mrs. Vaishnavi gave the said amount as a loan, what would be the amount to be clubbed? ठीक है, फिर बोलता है कि अगर ये जो अमाउंट दिया है इसने गिफ्ट की जगह लोन एज अ लोन दिया होता तो फिर क्या होता। दोनों ही केसेस में देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो पहले समझते हैं कि हुआ क्या है। 1/4/2022 को वैभव ने बिजनेस स्टार्ट किया, कैपिटल कितनी थी, 5 लाख रुपए। ठीक है, ठीक है सर। ड्यूरिंग द दैट पीरियड, इस पीरियड में 2 लाख का लॉस हो गया। 2 लाख का लॉस हो गया, तो लॉस से क्या होगा, हमारा कैपिटल कम हो जाता है। लॉस का जो हमारा प्रॉफिट और लॉस होता है, हम क्या करते हैं उसको कैपिटल में ऐड या लेस करते हैं। हाँ सर। तो अगर प्रॉफिट होता तो कैपिटल बढ़ जाता हमारा। हाँ सर। लॉस हुआ तो कैपिटल रिड्यूस हो गया। तो 1/4/2023 को इसका कैपिटल कितना रह गया, 3 लाख रुपए सर। 2 लाख का लॉस एडजस्ट करने के बाद। फिर 1/4/2023 को इसकी वाइफ ने
वाइफ ने 5 लाख का गिफ्ट दिया, कैश गिफ्ट किया, जिसको इसने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, 5 लाख को। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 उसको 4 लाख का प्रॉफिट हुआ, 4 लाख का प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे लॉस हुआ था, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। तो हमें बतानी है इस 4 लाख में से कितना उसकी वाइफ के हैंड में क्लब होएगा। तो बहुत सिंपल है, हमें इन्वेस्टमेंट देखना है 1 तारीख को। 1 तारीख को कितना है इन्वेस्टमेंट? मिस्टर वैभव और उसकी वाइफ, इसका है सर 3 लाख, और थोड़ा और इधर लिख देता हूँ, टोटल भी आ जाएगा। रुकिए थोड़ा और इधर करके कर लेते हैं। एग्जाम्पल 5 सॉल्यूशन। ये हो गया पार्टिकुलर्स, इन्वेस्टमेंट एज ऑन 1 अप्रैल 2023 कितना है? मिस्टर वैभव का कितना है, उसकी वाइफ का कितना है, और टोटल कितना है? सर इसका 3 लाख, 2 लाख लॉस एडजस्ट करने के बाद, ठीक है। वाइफ का कितना है? 5 लाख, टोटल कितना हो गया? 8 लाख रुपए। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 23-24, टोटल कितना है? 4 लाख। प्रपोर्शनेट कर देंगे इसको, तो 4 लाख इंटू 3/8, 5 इंटू, सॉरी 4 इंटू 5/8, 4 लाख प्रॉफिट हो गया, 5 इसका, और टोटल 8 लाख। तो निकालिए कितना आता है? 4 to 3/8, ये आ गया 1.5 लाख रुपए, और ये आ गया आपका 2.5 लाख रुपए। ठीक है, तो 2.5 लाख रुपए वाइफ के हैंड में क्लब हो जाएगा आपका। ठीक है, ओके सर। मान लीजिए ये 1 अप्रैल को ना करके, 1 अप्रैल को ना करके 2 अप्रैल को करती, तो उस केस में क्या होता? सारी इनकम इसके हैंड में, सारा का सारा प्रॉफिट इसके हैंड में टैक्सेबल हो जाता। तो यहाँ पे टैक्स प्लानिंग हो सकती है? हाँ सर बिल्कुल हो सकती है। 1 अप्रैल को अपना, 1 अप्रैल से पहले जो भी अमाउंट इन्वेस्ट था उसको वापस कर दे, 2 तारीख को फिर इन्वेस्ट कर ले, तो ये क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा उस केस में। ठीक है, ओके सर, चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रोविजन, ट्रांसफर ऑफ एसेट फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस। इसमें क्या बोलते हैं? मान लीजिए हस्बैंड किसी और को, अदर पर्सन को कोई एसेट ट्रांसफर करता है, ठीक है, एसेट ट्रांसफर करता है और बोलता है कि उससे जो भी इनकम होगा वो मेरी वाइफ को दे देना। ठीक है, तो बोला गया है उस एसेट से जो भी इनकम होगी उसकी वाइफ को जो जा रही है वो सारा आपके ही हैंड में क्लब करेंगे। मान लीजिए मिस्टर ए ने कोई एसेट ट्रांसफर करी बी प्राइवेट लिमिटेड को, कोई एसेट ट्रांसफर करी बी प्राइवेट लिमिटेड को, और उसको बोला कि जो भी इससे इनकम होगी वो आप मिसिज ए, वाइफ को दे देना मेरी, जो भी इनकम होगा वो मिसिज ए को, वाइफ को दे देना। तो जो भी इनकम होगी वो क्लब हो जाएगी मिस्टर ए के हैंड में। ठीक है,
ठीक है सर। All income arising directly or indirectly to any person or association of person from an asset transferred directly indirectly to such person or association by individual without adequate consideration is includable in the income of individual to the extent such income is used by the transferee for the immediate or deferred benefit of transfer benefit। और ये जो ट्रांसफर है कैसा होना चाहिए? विदाउट एडुक्वेट कंसिडरेशन ट्रांसफर कर रखा है। ठीक है, जो ट्रांसफर ऑफ एसेट किया है विदाउट एडक्वेट कंसिडरेशन किया है। अगर एडक्वेट कंसिडरेशन के केस में किया है तो उस केस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। सिर्फ उसी केस में मिस्टर ए ने विदाउट एडक्वेट कंसिडरेशन कोई एसेट ट्रांसफर करी है किसी पर्सन को और उसको बोला कि इससे जो भी इनकम होगा मेरी वाइफ को दे देना, तो जो भी इनकम होगी वाइफ को वो मेरे हैंड में ऐड कर दी जाएगी। ठीक है, लेकिन जो ट्रांसफर ऑफ एसेट है वो विदाउट 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 एडक्वेट कंसिडरेशन होना चाहिए। ठीक है, विदाउट एडक्वेट कंसिडरेशन होना चाहिए। अगर विथ एडक्वेट कंसिडरेशन है तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके ओके सर, चलिए जी अब आगे चलते हैं। जो अगला प्रोविजन है ये एप्लीकेबल है वहां पे जहां पे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, ठीक है, डॉटर इन लॉ को कोई एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, उनके लिए एप्लीकेबल है। कौन? फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ। सन्स वाइफ मतलब डॉटर इन लॉ। कहने का मतलब अगर कोई सास या ससुर अपनी बहू को कोई एसेट ट्रांसफर करता है, बहू को एसेट ट्रांसफर करता है विदाउट एडवोकेट कंसिडरेशन, तो बहू को जो भी इनकम मिलेगी उस एसेट से वो सास या ससुर के इनकम में ऐड कर देंगे। ठीक है, ठीक है सर। Asset transferred without adequate consideration where an asset is transferred directly or indirectly by an individual to his or her son's wife। पहले किसकी बात हो रही थी? स्पाउस की। अब यहाँ पे बात हो रही है बेटे की वाइफ की। ठीक है, तो सास या ससुर अपने बहू को कोई एसेट ट्रांसफर करते हैं विदाउट एडक्वेट कंसिडरेशन। ठीक है, और उस एसेट से कोई इनकम होगी तो वो सास ससुर के इनकम में ऐड होगी। द इनकम फ्रॉम सच एसेट टू बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ ट्रांसफरर। जो भी एसेट ट्रांसफर कर रहा है उसकी इनकम में ऐड हो जाएगा। फिर एसेट ट्रांसफर्ड इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई एसेट ट्रांसफर किया और उसको बिजनेस में इन्वेस्ट किया और स्पाउस के केस में सेम यहाँ पे भी वही ट्रीटमेंट होएगा। सेम यहाँ पे भी वही ट्रीटमेंट होगा। प्रपोर्शनेट जो प्रॉफिट होगा वो निकालेंगे और ट्रांसफरर के हैंड में ऐड कर देंगे। ओके, for this purpose where the asset transferred directly or indirectly by an individual to his or her son wife are invested by the transferee in the business, proportionate income arising from such investment is to be included in the total income of transfer। ठीक है, और कब इन्वेस्टमेंट कौन से दिन को देखेंगे? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को इन्वेस्टमेंट देखेंगे और जैसे इसमें प्रपोर्शनेट निकाला वैसे ही बहू के केस में भी प्रपोर्शनेट निकाल देंगे। अगर बहू ने जो जो एसेट ट्रांसफर किया है उसको बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया तो। ठीक है, ठीक है सर। और इन्वेस्टमेंट अगर कैपिटल का नेचर का है तो जो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा वो भी प्रपोर्शनेट करके निकालेंगे। ओके ओके सर, चलिए फिर अगला प्रोविजन आता है इसमें। मान लीजिए किसी इंडिविजुअल ने किसी अदर पर्सन को कोई एसेट ट्रांसफर किया विदाउट एडुक्वेट कंसिडरेशन और बोला कि इससे जो भी इनकम होगी इस एसेट से आप इसको मेरी बहू को दे देना। जो भी इनकम होगी वो आप मेरी बहू को दे देना, तो वो इनकम ट्रांसफरर के हेड में इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, बट ट्रांसफर
विदाउट एडक्वेट कंसिडरेशन होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए मिस्टर ए ने कोई एसेट ट्रांसफर किया बी प्राइवेट लिमिटेड को, और उसको बोला एसेट एसेट जो ट्रांसफर किया है विदाउट एडक्वेट कंसिडरेशन क्या है, और बोला जो भी इससे इनकम होगा वो मेरी सन्स वाइफ, मतलब मेरी डॉटर इन लॉ को दे देना। ठीक है, तो जो भी इनकम होगी वो इसके हैंड में क्लब हो जाएगी, अगर ये विदाउट एडक्वेट कंसिडरेशन। अगर एडक्वेट कंसिडरेशन के साथ है तो फिर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। All the income arising directly or indirectly to any person, association or person from the asset transfer directly or indirectly without adequate consideration to such person or association or person or individual will be included in the total income of individual to the extent such income is used by the transferee for the immediate or deferred benefit of transferer's son's wife। इमीडिएट और डेफर्ड मतलब तुरंत कोई बेनिफिट हो इससे, या फिर फ्यूचर में जाके कोई बेनिफिट हो। डेफर्ड मतलब जो बाद में मिलने वाला बेनिफिट। ठीक है, तो इस टाइप का है, तो वो इनकम मिस्टर ए के हैंड में ऐड हो जाएगी। ओके ओके सर, एग्जाम्पल दे रखा है जैसे कि एग्जाम्पल 6, मिसिस कस्तूरी ट्रांसफर्ड हर इमूवेबल प्रॉपर्टी, her immovable property to ABC Company Limited, subject to a condition that out of rental income, a sum of 36,000 per annum shall be utilized for the benefit of her son's wife। मतलब son's wife क्या हो गई, daughter in law, daughter in law मतलब बहू की बात कर रहे हैं। Mrs. Kasturi claimed that the amount of 36,000 utilized by her son's wife should not be included in her total income as she no longer owned the property। Examine the reason whether the contention of Mrs. Kasturi is valid in law or not। तो मिसिस कस्तूरी बोलती हैं कि क्योंकि जो इससे 36,000 की इनकम है वो मेरी इनकम में ऐड नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मेरी बहू यूज कर रही है, मेरी बहू यूज कर रही है, तो वो मेरी इनकम नहीं बननी चाहिए। तो हमें बताना है कि क्या वो सही कह रही है गलत बोल रही है। तो आंसर है कि वो गलत बोल रही है। एज पर क्लबिंग प्रोविजन, अगर हम कोई एसेट ट्रांसफर करते हैं, हम यहाँ पे देखिए आपको अजम्पशन लेना पड़ेगा, यहाँ पे बता नहीं रखा कि एडक्वेट कंसिडरेशन के साथ किया है कि इनएडक्वेट कंसिडरेशन के साथ किया है। तो हमारा काम किससे बढ़ेगा, कौन सा प्रोविजन मानने से, जिससे हमारा काम बढ़ेगा वो वाला प्रोविजन हम लेके चलेंगे। तो हम मान के चलेंगे कि उसने विदाउट एडक्वेट कंसिडरेशन ट्रांसफर किया है। तो विदाउट एडक्वेट ट्रांसफर जहाँ पे करेगी, ठीक है, तो बहू को जितनी भी इनकम हो रही है उस एसेट से, ठीक है, वो सारी की सारी क्लब हो जाएगी मिसिस कस्तूरी के हैंड में। ठीक है, ठीक है सर, चलिए देखिए क्या लिखा है आंसर में। The clubbing provision under section 64 are protected in case of transfer of any asset directly or indirectly otherwise than a adequate consideration to any person to the extent to which such income or income from such asset is for an immediate or deferred benefit of son's wife। Such income shall be included in computing total income of transfer individual। Therefore, 36,000 mean for the benefit of daughter-in-law shall be chargeable in the hand of transferor कस्तूरी इन दिस केस। ओके ओके सर, चलिए अब आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने जो प्रोविजन देखे वो किन किन के संदर्भ में था, सरवाइफ या बहू के केस में। अब हम देखेंगे माइनर चाइल्ड के केस में, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भी एसएससी कुछ एसेट ट्रांसफर कर देता है, इनकम ट्रांसफर करता है, तो उनका क्या होगा। ओके ओके सर, क्लबिंग ऑफ माइनर्स इनकम।
all income of minor all income of minor is to be included in the income of his or her parent. माइनर मतलब 18 साल से कम। ठीक है, माइनर को कोई भी इनकम होती है वो सारी की सारी इंक्लूड होगी उसके पेरेंट्स के हैंड में, ना कि उसके हैंड में। ओके ओके सर। However, the income derived by the minor from manual work or from activity involving his skills, talent, or specialized knowledge or experience will not be included in the income of his parent. लेकिन अगर माइनर कोई मैनुअल वर्क करके इनकम अर्न करता है, कैसे? कोई मैनुअल वर्क करता है उससे इनकम होती है, या फिर कोई उसकी स्किल्स की वजह से उसको इनकम मिलती है, या फिर कोई नॉलेज है, या टैलेंट है, ठीक है, या और एक्सपीरियंस, इन वजह से अगर उसको इनकम मिल रही है तो वो उसके पेरेंट्स के हैंड में इंक्लूड नहीं होगा। मान लीजिए कोई बच्चा केबीसी में जाता है, कौन बनेगा करोड़पति, वहां पे जाके वो 1 करोड़ रुपया जीत जाता है। ठीक है, 1 करोड़ रुपया जीत जाता है, तो यहाँ पे वो जो जीत रहा है ड्यू टू हिज नॉलेज, वो अपने नॉलेज की वजह से जीत रहा है, अपने स्किल्स की वजह से, अपने टैलेंट की वजह से जीता है। तो इस केस में जो उसको इनकम हुई है वो उसी के हैंड में टैक्सेबल होगी, ना कि उसके पेरेंट्स के हैंड में होगी। ठीक है, ठीक है सर। कोई बच्चा है, ठीक है, उसको कोई रिवॉर्ड मिला है ड्यू टू हिज टैलेंट या स्किल। कोई फुटबॉल प्लेयर है, उसको मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिला है मान लीजिए, ठीक है, उसको 10 लाख का चेक मिला है, तो वो 10 लाख उसी बच्चे के हैंड में टैक्सेबल होगा। क्यों? क्योंकि उसके टैलेंट स्किल्स की वजह से उसको मिला है। ठीक है, तो बच्चे को अगर कोई इनकम होती है ड्यू टू मैनुअल वर्क, स्किल्स, नॉलेज, टैलेंट, या फिर कोई एक्सपीरियंस की वजह से, तो फिर उस केस में पेरेंट्स के हैंड में वो इनकम ऐड नहीं करेंगे। ओके ओके सर। The income of minor will be included in the income of that parent whose total income excluding minor's income is greater. अब बात आती है कि कौन से पेरेंट्स में ऐड करेंगे, मदर या फादर। तो सिंपल सा लॉजिक है, जिसकी इनकम ज़्यादा होगी उसके हैंड में ऐड कर देंगे। अगर पापा की इनकम ज़्यादा है, इस इनकम को छोड़ के, जो बच्चे की इनकम है उस इनकम को छोड़ के, अगर पापा की इनकम ज़्यादा है तो पापा में ऐड कर देंगे, मम्मी की इनकम ज़्यादा है तो मम्मी के हैंड में ऐड कर देंगे। ओके ओके सर। तो पेरेंट्स में जिसकी इनकम ज़्यादा है इस इनकम को छोड़ के उसके हैंड में ऐड कर देंगे। Once clubbing of minor's income is done with that one parent, it will continue to be clubbed with that parent only in a subsequent year. The assessing officer may, however, club minor's income with that of other parents if, after giving the other parent an opportunity to be heard, he is satisfied that it is necessary to do so. क्या मतलब हुआ सर? जिस पेरेंट्स के साथ, या फादर या मदर, जिसके साथ भी उसकी इनकम क्लब करी है माइनर की, तो आने वाले सालों में उसी की इनकम में क्लब करते जाएंगे, दूसरे पेरेंट के हैंड में उसको ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, अगर फादर के में करें तो फादर के में ही करते जाएंगे, मदर के में नहीं कर देंगे नेक्स्ट ईयर। ठीक है, अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि नहीं मदर के केस में होना चाहिए, तो पहले वो अपॉर्चुनिटी देगा कि आपके हैंड में क्यों ऐड नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता तो वो ऐड करेगा। ओके, अदरवाइज जिस पेरेंट के हैंड में ऐड हुआ है आने वाले सालों में भी उसी के हैंड में वो इनकम माइनर की ऐड होती रहेगी। ओके ओके सर। नेक्स्ट है वेयर द मैरिज ऑफ parent does not substate, the income of minor will be includable in the income of that parent who maintain the minor child in the relevant previous year. मान लीजिए मम्मी पापा अलग अलग रहते हैं, ठीक है, फादर अलग रहते हैं, मदर अलग रहते हैं, तो उस केस में माइनर की जो माइनर चाइल्ड है उसकी इनकम किसके हैंड में टैक्सेबल होगी? जो उस प्रीवियस ईयर में उस बच्चे की देखभाल करेगा, जो बच्चे की देखभाल करेगा, मेंटेन करेगा बच्चे को। अगर मदर करती है तो मदर, और फादर करेगा तो फादर। ठीक है, जो बच्चे की देखभाल कर रहा है, बच्चे की देखभाल कर रहा है उसके हैंड में टैक्सेबल होगा।
ओके, मेंटेन्स, मेंटेन्स मतलब केयर जो कर रहा है। However, the income of minor child suffering from any disability of nature specified in section 80U shall not be included in the hand of parents and shall be assessed in the hand of child. लेकिन मान लीजिए कोई बच्चा डिफरेंटली एबल्ड है जो कि सेक्शन 80U में बता रखा है, तो उस केस में उस बच्चे की जो भी इनकम होगी वो उसी के हैंड में टैक्सेबल होगी, ना कि उसके पेरेंट्स के हैंड में। ठीक है, कोई बच्चा जो कि सेक्शन 80U में जो डिसेबिलिटी दे रखी है उसकी वजह से डिफरेंटली एबल्ड है, तो उसकी जो भी इनकम होगी उसी के हैंड में टैक्सेबल होगी, ना कि उसके पेरेंट्स के केस में, पेरेंट्स के हैंड में। ओके, ओके सर। It may be noted that clubbing provision are attracted even in respect of minor married daughter. जो क्लबिंग प्रोविजन है वो माइनर मैरिड डॉटर के केस में भी एप्लीकेबल है, माइनर मैरिड डॉटर के केस में भी एप्लीकेबल है। ठीक है, ओके सर। In case of income of individual, include the income of his minor child in term of section 64(1)(a), such parents shall be entitled to exemption of rupees 1500 in respect of each minor child under section 1032। ये क्या है सर? इसमें बोला गया है, एक सेक्शन है आपका सेक्शन 1032, इसमें बोला गया है कि अगर माइनर चाइल्ड की इनकम अगर इंक्लूड हो रही है, इनकम अगर इंक्लूड हो रही है पेरेंट्स के हैंड में, तो उन पेरेंट्स को 1500 पर मंथ की, सॉरी पर मंथ कह रहा हूँ, 1500 अप टू 1500 तक की एग्जेम्पशन मिल जाएगी इनकम में, 1500 तक की एग्जेम्पशन मिल जाएगी। मतलब सर मान लीजिए माइनर की इनकम है, माइनर की इनकम है 10,000, तो इसमें से माइनस कर देंगे हम अंडर सेक्शन 32 1032 1500, तो नेट कितना टैक्सेबल हो जाएगा 8,500। और मान लो इनकम है 1200, तो डिडक्शन कितनी मिलेगी 1200, नेट क्या इंक्लूड होगा नील। तो अप टू 1500 तक की एग्जाम्पशन मिल जाएगी पेरेंट्स को, पर चाइल्ड जितने बच्चों की इनकम इंक्लूड होगी माइनर चाइल्ड की उतनी बार मिल जाएगी। 4 बच्चे हैं तो चारों का मिलेगा, 2 बच्चे हैं तो 2 का मिलेगा। ठीक है, पर चाइल्ड है ये एग्जाम्पशन। ओके, ओके सर। इन केस द एसेट ट्रांसफर टू अ माइनर चाइल्ड नॉट बीइंग अ माइनर मैरिड डॉटर, अगर कोई एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं माइनर चाइल्ड को, माइनर मैरिड डॉटर को छोड़ के, माइनर मैरिड डॉटर को छोड़ के, ठीक है, माइनर डॉटर जिसकी शादी हो रखी है उसको छोड़ के, विदाउट कंसिडरेशन और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन is a house property, then by virtue of section 27 the transfer parent will be deemed owner of house property। सेक्शन 27 जब हमने पढ़ा था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वहाँ पे एक और प्रोविजन था कि हम, एक तो स्पाउस का था, अगर हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं किसको माइनर चाइल्ड को, माइनर मैरिड डॉटर को छोड़ के, तो उस केस में जो ट्रांसफरर है उसको डीम्ड ओनर मान देते हैं। तो जहाँ पे डीम्ड ओनर मान लिया वहाँ पे क्लबिंग का प्रोविजन ही नहीं लगेगा। डीम्ड ओनर मान लिया तो इनकम ऑलरेडी उसके हैंड में, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेबल होगी वो, उस हाउस प्रॉपर्टी की जो भी इनकम होगी, तो वहाँ पे क्लबिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल ही नहीं होगा। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली क्लबिंग प्रोविजन अंडर सेक्शन 64(1)(a) वुड नॉट बी अट्रैक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इनकम। ओके, ओके सर। हाउएवर, लेकिन वहाँ पे माइनर मैरिड डॉटर को छोड़ रखा है, माइनर मैरिड डॉटर को छोड़ रखा है, तो माइनर मैरिड डॉटर के केस में वो यहाँ पे क्लब हो जाएगा। ठीक है, और 1500 की डिडक्शन भी मिल जाएगी उसको। ठीक है, तो माइनर मैरिड डॉटर को छोड़ के वहां पे सेक्शन 27 लगेगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाला डीम्ड ओनर बन जाएगा ट्रांसफरर। और इन केस
माइनर मैरिड डॉटर है तो उसमें क्लबिंग वाला प्रोविजन लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और 1500 की एग्जेम्पशन भी मिल जाएगी। ओके, ओके सर। फिर जो सेक्शन 1032 की एग्जाम्पशन है तभी मिलती है जब असेसी ने ऑप्शनल टैक्स रिजिम को सिलेक्ट कर रखा है। अगर उसने डिफॉल्ट टैक्स रिजिम सिलेक्ट कर रखा है तो उसको सेक्शन 1032 में 1500 की एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। ओके, ओके सर। चलिए अब आगे चलते हैं। हाँ सर, आगे चलते हैं अब। चलिए जी, क्वेश्चन करते हैं अब। एग्जाम्पल 7। मिस्टर ए हैज़ अ 3 माइनर डॉटर। मिस्टर ए की 3 माइनर डॉटर हैं। 2 ट्विंस एज 12 ईयर्स ओल्ड एंड 1 सन इज 16 ईयर्स ओल्ड। इनकम ऑफ ट्विन डॉटर इज 2000 per annum each and that of sons is rupees 1200 per annum. Mrs. A has transferred her flat to her minor son on 1st April 23 out of natural love and affection. The flat was let out on the same date and the rental income from flat is 10,000 per month per annum. Compute the income in respect of minor children to be included in the hand of Mr. A and Mrs. A. Assuming that the Mr. A's total income is higher than Mrs. A total income before including the income of minor child, and both Mr. A and Mrs. A exercise the option of shifting out the default tax regime. ठीक है, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम इन्होंने सेलेक्ट नहीं कर रखा है, इन्होंने ऑप्शनल टैक्स रिजीम सेलेक्ट कर रखा है। ठीक है, चलो करते हैं सॉल्व। तो किसकी इनकम ज़्यादा है? सर बोला गया है कि मिस्टर ए की इनकम ज़्यादा है। क्वेश्चन में बोला है मिस्टर ए की इनकम मिसेज ए से ज़्यादा है। तो बच्चों की इनकम किसके हैंड में ऐड होएगी? सर जिसकी इनकम ज़्यादा है बच्चों की इनकम को छोड़ के। मिस्टर ए, मिसेज ए। पहले आते हैं ट्विन डॉटर। ठीक है, कितनी इनकम है? सर 2 इंटू 2000 कितना हो गया? 4000। इसमें से माइनस कर देंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 1032। 2 इंटू 1500, 1500 पर चाइल्ड है तो दो बच्चों का कितना हो गया? 3000। तो 1000 बचा, किसके हैंड में टैक्सेबल होगा? सर जिसकी इनकम ज़्यादा है। फिर आता है सन। कितनी इनकम है? 1200 लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 1032 कितना? 1200 मिल जाएगा, किसी के हैंड में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो 1000 मिस्टर ए के हैंड में क्लब हो जाएगा। ओके, और सर ये हाउस, ये जो फ्लैट है उसका रेंटल, जो फ्लैट का रेंटल है वो मिसिस ए के हैंड में टैक्सेबल होगा। ठीक है, फ्लैट का जो फ्लैट का जो रेंटल है वो मिसिस ए के हैंड में टैक्सेबल होगा अंडर सेक्शन 27, अंडर सेक्शन 27 डीम्ड ओनरशिप। ओके, ओके सर। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए एंड मिसिस ए फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन assuming both exercise the option of shifting out डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, मतलब ऑप्शनल टैक्स रिजीम सेलेक्ट कर रखा है उन्होंने। ओके, ओके सर। सैलरी इनकम कंप्यूटेड। मिसिज ए, एक मिसिज ए की सैलरी दे रखी है। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन ऑफ मिस्टर ए, मिस्टर ए की प्रोफेशनल इनकम दे रखी है। इनकम फ्रॉम माइनर सन बी फ्रॉम कंपनी डिपॉजिट, बी के नाम पे कोई डिपॉजिट है उसे 15,000 मिल रहे हैं। ठीक है। इनकम ऑफ माइनर डॉटर सी फ्रॉम स्पेशल टैलेंट, सी को कोई इनकम, जो उनकी बेटी है उनको किस इनकम मिली? 32,000 की फॉर स्पेशल टैलेंट, उसका कुछ टैलेंट होगा बेटी का। ठीक है। फिर नेक्स्ट है इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक रिसीव्ड, इंटरेस्ट फ्रॉम
bank received by C on deposit made out of her special talent. फिर जो 3,000 जो 32,000 मिले थे उसको उसने इन्वेस्ट कर दिया कहीं बैंक में, इन्वेस्ट कर दिया, उससे 3,000 रुपये मिले। ठीक है। गिफ्ट रिसीव्ड बाई सी ऑन 30 सितंबर 2023 फ्रॉम अ फ्रेंड ऑफ मिसिस ए। मिसिस ए की जो कोई फ्रेंड होगी उसने मिसिस ए की बेटी को गिफ्ट दिया 2,500 रुपये का। ओके। ओके, तो हमें क्या करना है? ब्रीफ वर्किंग इज सफिशिएंट, डिटेल कंप्यूटेशन अंडर वेरियस हेड ऑफ इनकम इज नॉट रिक्वायर्ड। तो चले सॉल्व करें। हाँ सर। पार्टिकुलर्स मिस्टर ए मिसिस ए। सैलरी इनकम किसकी है? मिसिस ए की है। कितनी? 2,30,000। बिजनेस इनकम, सॉरी, प्रोफेशनल इनकम है किसकी? मिस्टर ए की 3,90,000। सी। इनकम फ्रॉम माइनर सन बी फ्रॉम कंपनी डिपॉजिट। माइनर सन बी की किसी कंपनी डिपॉजिट से इनकम हुई, तो किन के हेड में ऐड करेंगे? जिसकी इनकम इस इनकम को छोड़ के ज़्यादा हो। अदर इनकम किसकी ज़्यादा है सर? ए की। तो सी पॉइंट माइनर सन बी की इनकम कितनी है? 15,000 माइनस 1,500। 1,500 क्यों किया? 1,500 क्यों किया सर? डिडक्शन अंडर सेक्शन 1032 मिल गया 1,500 का। ओके। ओके सर। फिर डी, माइनर डॉटर इनकम किसी के हैंड में ऐड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्पेशल टैलेंट की वजह से है। स्पेशल टैलेंट, ठीक है, तो किसी के हेड में ऐड नहीं होगा। फिर इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक सी को मिला। ठीक है, सी को मिला। कितना मिला है इंटरेस्ट? 3,000 माइनस कर देंगे 1,500, तो ये हो गया 1,500। ठीक है। ठीक है सर। फिर आ गया एफ, गिफ्ट रिसीव्ड। गिफ्ट रिसीव्ड अप टू 50,000 इज एग्जाम्ड। 50,000 तक एग्जाम्ड होता है, तो किसी के हैंड में नहीं आएगा। तो ये हमारी इनकम निकल के आएगी, ऐड कीजिए, कितना हो गया? 4,05,000 और 2,30,000। ठीक है। ठीक है सर, चलिए आगे चलते हैं अब। तो हमने किन किन के रिस्पेक्ट में प्रोविजन देखा सर? स्पाउस, डॉटर इन लॉ और माइनर चाइल्ड के केस में। बट हम इंडियंस हैं, हमें अपना दिमाग लगाना है। तो उन्होंने नया जुगाड़ निकाला क्या? फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए है और मिस्टर बी है, दोनों ब्रदर है आपस में, दोनों ब्रदर है। ठीक है, तो इन्होंने क्या जुगाड़ निकाला? मिस्टर ए ने मिसेज डी को, जो इसकी वाइफ थी, उसको कोई एसेट ट्रांसफ़र करी, और मिस्टर डी ने
मिसेज ए जो कि इसकी वाइफ है, मिस्टर ए की, इसको सेम अमाउंट का कोई एसेट ट्रांसफर किया प्रोविजन ब्रेक करने के लिए, फिर इसकी इनकम, ताकि इसकी इनकम इसके हैंड में ऐड हो जाए और इसकी इनकम इसके हैंड में ऐड हो जाए। ठीक है, कोई एसेट ट्रांसफर करी 5 लाख की मान लीजिए, सेम अमाउंट का इसने 5 लाख का इसकी वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर दिया और दोनों इनकम अर्न कर रहे हैं। अगर डायरेक्टली करते हैं, मान लो मिस्टर ए मिस्ट्रीज ए को कोई गिफ्ट करता, मान लीजिए कैश गिफ्ट करता और उससे इनकम होती तो मिस्टर ए के हैंड में होता, बट यहाँ पे तो प्रोविजन ही नहीं है। मिस्टर ए किसको कर रहा है? अपने भाई भाई की वाइफ को कर रहा है, तो ये तो प्रोविजन में ही नहीं है। और सेम मिस्टर डी यहाँ पे ऐसे कर रहा है, तो प्रोविजन ब्रेक करने लगे। तो गवर्नमेंट देखा, अच्छा ऐसा करोगे तुम लोग, तो उन्होंने कहा कि अगर इस टाइप का क्रॉस ट्रांजेक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है? क्रॉस ट्रांजेक्शन हो रहा है, जहां पे सिंगल ट्रांजेक्शन को हम घुमा के दिखा रहे हैं, सिंगल ही ट्रांजेक्शन है, टैक्स बचाने के लिए हम इनकम डाइवर्ट करने के लिए ऐसा रूट अपना रहे हैं, तो उस केस में जो ट्रांसफर कर रहा है वो उसी के हैंड में इनकम माना जाएगा। तो जो ये वाली इनकम होगी इसके हैंड में हो जाएगी और ये वाली इनकम इसके हैंड में टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, ठीक है सर, चलिए। क्रॉस ट्रांसफर। द सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ CIT वर्सेस केशव जी मुरारी observe that if two transactions are interconnected and part of the same transaction, जैसे कि इस केस में है, बेसिकली क्या चाह रही है, बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं, मिस्टर ए को मिसेज ए को 5 लाख ट्रांसफर करने होंगे। क्या करना होगा? मिस्टर ए को मिसेज ए को 5 लाख ट्रांसफर करने होंगे और सेम यहाँ पे करना होगा, बट क्या है, डायरेक्टली करेंगे तो इनकम इसके हैंड में आ जाएगी, तो इसलिए इसको घुमा रहे हैं। तो two transactions are interconnected and are part of same transaction in such a way that it can be said it is circuit method was adopted as advised to evade tax. The implication of clubbing provision would be attracted. मतलब सिंगल ट्रांजेक्शन है लेकिन जबरदस्ती का उसको घुमा के कर रहे हैं हम, ताकि टैक्स इवेड कर सके। तो उस केस में क्लबिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। तो चलिए इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर, क्वेश्चन करते हैं। मिस्टर वासुदेवन गिफ्ट अ सम ऑफ ₹6 lakh to his brother wife on 14 June 23. On 12 July 23, his brother gifted a sum of 5 lakh to Mr. Vasudevan wife. The gifted amount were invested as a fixed deposit in a bank by Mrs. Vasudevan and wife of Mrs. Vasudevan. Sub brother on 1st August 23 at 9% per annum. Examine the consequence of above under the provision of Income Tax Act in the hand of Vasudevan in and his brother. तो हमें इस केस में जो केस दे रखा है CIT वर्सेस केशव जी मुरारी जी, ये हमें याद करना है। क्रॉस ट्रांसफर के केस में ये वाला केस लो हमें कोट करना पड़ेगा जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो देखिए बताता हूँ क्या हुआ है। मिस्टर वासुदेवन है, मिस्टर बासु लिख दिया मैंने, और इनके भाई है मिस्टर ब्रदर, कोई नाम नहीं दे रखा तो ब्रदर लिख देते हैं, मिस्टर ब्रदर। इन्होंने 6 लाख ट्रांसफ़र किए। ठीक है, 6 लाख कैश ट्रांसफ़र किए, किसको? इसकी वाइफ को, ब्रदर की वाइफ को। फिर उसने क्या किया, इसका FD करा दिया और उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, फिर क्या किया, जो इसका भाई था उसने 5 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए मिसेस वासु को, वासु की वाइफ को। कितने? 5 लाख रुपए। इसने भी क्या किया, उसकी FD करा ली, उस पर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है 9% पर एनम से। तो ध्यान से देखिए क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं सर।
पैसा घुमाने की कोशिश कर रहे हैं सर, टैक्स बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इनकम डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस केस में ये सिंगल ट्रांजैक्शन ही है, जबरदस्ती का घुमाया गया है। तो तो जो 5 लाख पे एफडी की इनकम होगी इसके हैंड में ऐड हो जाएगी। और जो बट देखिए यहाँ पे एक 5 लाख है, एक 6 लाख है। तो जो सिमिलर होगा अप टू 5 लाख, 5 लाख, इसके केस में भी इसके हैंड में भी अप टू 5 लाख ही टैक्सेबल होगा। 5 लाख पे जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो इसके हैंड में टैक्सेबल होगा, और 5 लाख पे इसके में होगा। ठीक है, 1 लाख, 1 लाख इसके हैंड में टैक्सेबल होगा अब। ठीक है, जहां तक कंसिडरेशन बराबर है वहां तक मान के चलेंगे हम लोग। ओके। In a given case, Mr. Vasudevan gifted a sum of 6 rupees to his brother wife on 14 June, and similarly his brother gifted a sum of 5 lakh. ठीक है, the gifted amount were invested in a fixed deposit. This transaction are in nature of cross transfer. Accordingly, the income of from asset transfer would be assessed in the hand of deemed transfer because the transfer are so intimately connected in form of a single transaction. और कितना होगा? टू द एक्सटेंट ऑफ 5 लाख, 5 लाख। ठीक है, दोनों केस में 5-5 लाख रुपए होगा। ये नहीं कि इसने 6 किए हैं तो इसके हैंड में 6 होगा, इसके हाथ में भी 5 लाख ही होगा, इसके हैंड में भी 5 लाख, क्योंकि 5 लाख इसने ट्रांसफर किया है और 5 लाख इसने 6 किए हैं। तो अप टू 5 लाख ही लेंगे हम, 1 लाख पे नहीं लेंगे। इसने जो 1 लाख एक्स्ट्रा किए हैं उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो 5 लाख इसके में हो जाएगा, 5 लाख इसके हैंड में टैक्सेबल हो जाएगा। ओके। ओके सर। फिर आता है हमारा अगला प्रोविजन, कन्वर्जन ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी इनटू प्रॉपर्टी ऑफ एचयूएफ। सेक्शन 64(2) ये क्या बोलता है? वेयर एन इंडिविजुअल हु इज अ मेंबर ऑफ एचयूएफ convert his individual property into property of HUF, which he is member, directly or indirectly, to a family other than adequate consideration. The income from such property shall be continue to included in the total income of individual. कहने का मतलब, अगर कोई मेंबर है, ठीक है, और ये HUF है, उसको कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, ठीक है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है विदाउट एडक्वेट कंसिडरेशन। ठीक है, और उस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम होगी एचयूएफ को, वो उस मेंबर के हैंड में ही टैक्सेबल होगी। वेयर द कन्वर्टेड प्रॉपर्टी हैज बीन partitioned either by the total or partial partition, the income derived from such converted property as is received by the spouse on partition shall be included in the total income of individual who affected the conversion of such property। ये क्या है सर? मान लीजिए एचयूएफ का पार्टीशन होता है, ठीक है, पार्टीशन होता है, और पार्टीशन पे जो मेंबर है उसकी वाइफ को कुछ मिलता है, कोई एसेट मिलता है उसकी वाइफ को। ठीक है, तो उस एसेट पे जो भी इनकम होगी, जो भी इनकम होगी वो उस मेंबर के हैंड में ऐड होगी, जिसकी वजह से कन्वर्जन ऑफ प्रॉपर्टी हुई थी। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ प्रॉपर्टी हुई थी। ठीक है, ठीक है सर। मान लीजिए जैसे इसने कन्वर्ट करी प्रॉपर्टी, ये सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, उसी के ऊपर एप्लीकेबल है। बेसिकली क्या करना चाहता है, अपनी प्रॉपर्टी एचओएफ में डाल के फिर वहां से अपनी वाइफ के नाम पे कन्वर्ट करना चाहता है। तो तो एचओएफ में डाला और फिर अपनी वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर लिया, तो इससे क्या हुआ, इसके ऊपर जो इनकम होगी
वाइफ के नाम पे हो जाएगी। बट गवर्नमेंट ने देखा अच्छा ऐसा करोगे तुम लोग, तो गवर्नमेंट ने बोला कि एचयूएफ का जब पार्टीशन हो रहा है उस पर कोई भी एसेट मिल रहा है, कोई भी एसेट मिल रहा है किसको, मेंबर की वाइफ को, तो उसकी इनकम उसके हैंड में टैक्सेबल होगी। किसके हैंड में, जिसने कन्वर्जन कराया था, कन्वर्जन कराया था, जो कि पहला केस था। कोई मेंबर अगर अपनी प्रॉपर्टी कन्वर्ट कर रहा है अपनी एचयूएफ की प्रॉपर्टी में विदाउट एडक्वेट कंसिडरेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें मान लीजिए मिस्टर ए हैं, वो अपनी एचयूएफ में प्रॉपर्टी डालते हैं, ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन, बदले में कुछ नहीं मिला, ठीक है। ठीक है सर, तो फिर एचयूएफ में डाल दी, फिर पार्टीशन दिखा दिया और प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम पे डाल दिया, मतलब घुमाने का कोशिश किया जा रहा है इसमें। तो इसीलिए बोला गया है कि अगर एचयूएफ का पार्टीशन हो रहा है, ठीक है, और पार्टीशन पे वाइफ को मिल रहा है उस मेंबर की कोई एसेट मिल रहा है, तो उसकी इनकम उस मेंबर के हैंड में टैक्सेबल होगा जिसने जिसने वो कन्वर्ट करी थी प्रॉपर्टी एचयूएफ में विदाउट एडक्वेट कंसिडरेशन। ओके, ओके सर, तो ये दोनों केसेस जुड़े हुए हैं। बेसिकली आप ध्यान से देखोगे तो मेंबर क्या करना चाहता है, एचयूए में प्रॉपर्टी डाल के अपनी वाइफ के नाम पे करना चाहता है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देखा अच्छा, तो इसीलिए ये प्रोविजन लेके आए। ओके, ओके सर, चलिए आप क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर, क्वेश्चन करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर शर्मा हैज 4 minor children, 2 daughters and 2 sons. The annual income of 2 daughters were 9,000 and 4,500, and of sons were 6,200 and 4,300 respectively. The daughter who has an income of 4,500 was suffering from disability specified under section 80U. ठीक है, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इनकम अर्न बाई माइनर चाइल्ड टू बी क्लब्ड इन द हैंड ऑफ मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा के हैंड में कितना क्लब होगा वो हमें अमाउंट बताना है। अज्यूमिंग ही हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, उन्होंने ऑप्शनल टैक्स रिजीम सेलेक्ट कर रखा है। ठीक है, चलिए सॉल्व करें। हाँ सर, मिस्टर शर्मा, डॉटर वन, ठीक है, डी मतलब डॉटर, डॉटर टू, सन वन एंड सन टू, नाम तो दे नहीं रखा तो 1 2 कर लेते, ठीक है। इसकी इनकम कितनी है 9,000, इसकी कितनी है 45,000, इसकी 62,000 और इसकी 43,000। माइनस कर देंगे 1032 की डिडक्शन 1500, ठीक है। और ये वाली इनकम क्या है, एटीयू में, एटीयू में डिसेबल है वो, तो एक डॉटर जो है वो डिसेबल है, जो कि डिसेबिलिटी दे रखी है एटीयू में, तो इसकी इनकम इसी के हैंड में टैक्सेबल होगी, ये क्लब नहीं होगी, ये वाली इनकम क्लब नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गया 7,500, ये हो गया आपका 47, और ये हो गया आपका 2,800, तो टोटल हो गया आपका 75 प्लस 47 प्लस 28, 15,000, 15,000 इनकम क्लब हो जाएगी मिस्टर शर्मा के हैंड में, ठीक है। 15,000 रुपये मिस्टर शर्मा के हैंड में क्लब हो जाएगी। ओके, ओके सर। जो डॉटर, ये वाली डॉटर है डॉटर टू, ये क्लब नहीं होगी क्योंकि ये डिसेबल्ड है 80U में, तो इसकी इनकम इसी के हैंड में टैक्सेबल होगी। ओके, ओके सर।
Question number 2. During the previous year 23-24, the following transaction occurred in respect of Mr. A. ठीक है, Mr. A has fixed deposit of rupees 5 lakh in Bank of India. He instructs the bank to credit the interest on a deposit at the rate 9% per annum from April 23 to March 24 to the saving account of Mr. B, son of his brother, to help in education. तो ये क्लब होएगा? हाँ सर, क्लब होगा। सेक्शन 60 आ जाएगा, जहाँ पे इनकम ट्रांसफर कर रहे हैं लेकिन एसेट ट्रांसफर नहीं कर रहे। ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। तो उस केस में जो ट्रांसफरर है, जो इनकम ट्रांसफर कर रहा है, उसी के हैंड में वो इनकम टैक्सेबल होगी। फिर मिस्टर ए होल्ड 75% profit share in a partnership firm. Mrs. A received a remuneration of 25,000 from the firm for promoting the sale of firm. Mrs. A possesses no technical and professional qualification. तो ये भी क्लब हो जाएगा। Mr. A gifted a flat to Mrs. A on 1st April 23 during the previous year 23-24. Mrs. A's income from house property was computed at 52,000 from such flat. तो इसमें सेक्शन 27 लग जाएगा, डीम्ड ऑनर वाला। तो ये भी मिस्टर ए की इनकम में ऐड हो जाएगा। मिस्टर ए गिफ्टेड 2 lakh to his minor son who invested the same in the business and derived income of 20,000 from the investment. मिस्टर ए ने 2 लाख इन्वेस्ट अपने बेटे को दिए थे, माइनर बेटे को। उसने क्या किया, उसको बिजनेस में लगाया और उससे 20,000 का प्रॉफिट हुआ उसको। तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? ये भी क्लब होएगा। अब किसके हाथ में क्लब होगा? जिसकी इनकम ज़्यादा होगी, जिसकी इनकम ज़्यादा होगी। मिस्टर ए's minor son derived an income of 20,000 through a business activity involving application of his skills or talent. 20,000 की एक और बेटा था, उसको 20,000 की इनकम होती है, लेकिन ड्यू टू हिज स्किल और टैलेंट। तो इस 20,000 का क्या होगा? कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। नो क्लबिंग। ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर ए गोट अ मंथली पेंशन ऑफ 10,000। मिस्टर ए को मंथली पेंशन 10,000 की मिलती है। ही हैड नो अदर इनकम। मिसेज ए रिसीव्ड सैलरी ऑफ 20,000 पर मंथ फॉर द पार्ट टाइम जॉब। और मिसेज ए को 20,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलती है पार्ट टाइम जॉब का। तो हमें बताना है कितना इनकम क्लब होगा। तो चले देखें। हाँ सर, मिस्टर ए, मिसेज ए। ठीक है। पहला एफडी पे इंटरेस्ट है जो उसने अपने भाई को दिया है। कौन सा सेक्शन लग जाएगा यहाँ पे? सेक्शन 60, जहाँ पे एसेट ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन उसकी इनकम ट्रांसफर कर रहे हैं। ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। तो उस केस में जो ट्रांसफरर है उसके हैंड में वो इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। तो 5 लाख पे 9%, 45,000 रुपये। बी पॉइंट, कमीशन टू वाइफ, कमीशन टू वाइफ, ये क्लब होगा? हाँ सर, क्लब हो जाएगा इसी के हैंड में 25,000, क्योंकि उसके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर टेक्निकल क्वालिफिकेशन होता तो फिर उसके हैंड में ऐड होता। तो सॉल्व करने के बाद हमें नोट्स टू अकाउंट्स में, सॉरी, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद नोट्स भी डालेंगे कि ये सब क्यों हुआ, उसका रीज़न भी लिखना पड़ेगा हमें। फिर सी, उसने अपनी वाइफ को फ्लैट गिफ्ट किया जिससे उसकी इनकम 52,000 थी। तो रेंटल इनकम भी यहाँ पे आ जाएगी आपकी। डीम्ड ओनर सेक्शन 27 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। फिर आती है सैलरी इनकम। सैलरी इनकम इसकी है 1,20,000 और उसमें से 50,000 माइनस कर दीजिए। मिससे 1,20,000 और 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दीजिए। सेम मिसिस ए के लिए 2,40,000 माइनस 50,000, ये हो गया आपका 70,000 और ये हो गया 1,90,000।
तो कितनी इनकम हो गई? ये तो सर 190 ही होगी इसकी। मिस्टर ए की बताइए कितनी हुई? 45 प्लस 25 प्लस 52 प्लस 70, 1,92,000। ठीक है। हाँ सर। क्यों सर यहाँ पे टोटल क्यों किया? क्योंकि अब हमें ऐड करना है माइनर चाइल्ड की इनकम, इसीलिए हमने ऐड किया। माइनर चाइल्ड की कितनी है? माइनर चाइल्ड की 20,000। तो 20,000 माइनस 1,500 की डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 1032। तो 18,500 इसके में ऐड हो जाएगा। फिर दूसरे बेटे ने क्या किया है? उसकी भी इनकम है, लेकिन ड्यू टू स्किल, उसकी स्किल की वजह से है, तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। ठीक है। ओके सर, तो चलिए देखें कितना आता है। ये आ गया आपका 192, 18,500, 2,10,500 और 1,90,000। ये आ गया हमारा आंसर। ओके। ओके सर। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 आपका होमवर्क है। ठीक है। कुछ भी नहीं है इसमें। 3 आपका होमवर्क है। 3 और 5 आपका होमवर्क है। 4, 4 हम यहाँ पे करते हैं। 4 हम यहाँ पे करते हैं। अब proprietary business was started by Srimati Rani in year 2021. As on 1st April 22, her capital in a business was 3 lakh. Her husband gifted 2 lakh on 10th April 22 to her, and such sum is invested by Srimati Rani in her business on the same date. Srimati Rani earned profit from her proprietary business in the financial year 22-23 1,50,000 एंड 23-24 में 3,90,000। कंप्यूट द इनकम टू बी क्लब्ड इन द हैंड ऑफ रानीज हस्बैंड फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 विथ रीजन। ठीक है। क्या बोला है? मिस्टर रानी ने 2021 में बिजनेस स्टार्ट किया। 1 अप्रैल 2022 को उसका कैपिटल था 3 लाख रुपए। 10/4/2022 को उसके हस्बैंड ने गिफ्ट किया, जिसको उसने इन्वेस्ट कर दिया। कितना? 2 लाख रुपए। ठीक है। ठीक है सर। ड्यूरिंग दैट पीरियड उसका प्रॉफिट था 1.5 लाख रुपए, और ड्यूरिंग दैट पीरियड उसका था प्रॉफिट 3,90,000। ये भी प्रॉफिट था आपका। तो हमें बताना है कितना इनकम क्लब होगा उसके हस्बैंड के हाथ में और कितना उस रानी के हाथ में, मिसिज रानी के हाथ में। ठीक है। ठीक है सर। तो करें सॉल्व? हाँ सर, सॉल्व करते हैं इसको। इन्वेस्टमेंट एज ऑन 1 अप्रैल 2022, मिसिज रानी हस्बैंड, थोड़ा और इधर कर लेते हैं, मिसिज रानी हस्बैंड
एंड टोटल। 1/4 को क्या था, 3 लाख, इधर कुछ नहीं था, 3 लाख। तो प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर 22-23 जो 1.5 लाख है, वो सारा का सारा मिस्टर रानी के कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 4.5 लाख। साढ़े चार। ठीक है, ठीक है सर। फिर 10 तारीख को यहीं पे इसको भी कर लेते हैं, चाहिए। फिर 10/2/4 को इसके पति ने गिफ्ट किया और उसको इसने इन्वेस्ट कर दिया। कितना दिया इस, 2 लाख रुपए। ठीक है, तो ये हो गया 4.5 और ये हो गया 2 लाख रुपए। टोटल हो गया 6.5 लाख रुपए। इन्वेस्टमेंट ऑन 1 अप्रैल 23। और प्रॉफिट 23-24 का कितना था, 23-24 का कितना प्रॉफिट था सर, 3,90,000। तो 3,90,000 को प्रपोर्शनेट कर देते हैं इनटू, और 3,90,000 इंटू 2 लाख डिवाइड बाई 6,50,000। तो ये आ गया हमारा 2,70,000 और ये आ गया हमारा 1,20,000। ठीक है, तो 1,20,000 क्लब हो जाएगा उसके हस्बैंड के हैंड में ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 23-24। 22-23 में कुछ भी क्लब नहीं होगा, 22-23 में कुछ भी नो क्लबिंग। क्यों? क्योंकि 1 तारीख को कोई इन्वेस्टमेंट थी ही नहीं उसके हस्बैंड की, उसने 10 अप्रैल को किया था। ठीक है, इसीलिए सारा का सारा प्रॉफिट इसके में ऐड कर दिया था हमने उस ईयर में। ठीक है, ओके सर। चलिए, बाकी आपका क्वेश्चन नंबर 3 और 5 आपके लिए होमवर्क है, आप सॉल्व कीजिए। अगर कोई डाउट आएगा तो मैं तो हूँ ही सॉल्व करने के लिए। ओके, ओके सर। तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ओके, ओके सर। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।